रेडियो शहर 89.6 एफएम पर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शहर टीवी और हर बार हम आपके लिए एक अलग विषय पे डिटेलिंग से पूरा कवर करते हैं। और आज का जो विषय है वो ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक में आज हम ये जानने वाले हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएटिंग जब स्टेज में आ जाते हैं 10th के बाद, जनरली उनको करियर की चिंता सताने लगती है। अब ये एक दुविधा होती है कि हम किस फील्ड में जाएं। कई बच्चे सोचते हैं कि हमें मैथ्स लेना है, कई सोचते हैं बायो लेना है, कुछ कॉमर्स की तरफ जाते हैं। और कई बार ये ऑप्शंस जो डिसाइड होते हैं वो एक अच्छे कॉलेज को लेकर दिमाग में आते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि हमें अच्छा प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा। तो आज हम आपको एक ऐसा कॉलेज बताने जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है, प्लस ये गवर्नमेंट भी है, और उसके साथ ये है कि आपको यहाँ पे अच्छी लेवल की पढ़ाई भी मिल जाएगी। अक्सर आजकल प्राइवेट का चलन बहुत बढ़ गया है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो क्या ऐसा मानना वाकई सही है, या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो आज भी कई गुनी बेहतर हैं? ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। आज हम जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, रायसन पॉलिटेक्निक कॉलेज, इससे जुड़ी हुई सारी बातें जानेंगे। होता ये है कि जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तब हमें उतनी डिटेलिंग में उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है कि वहाँ का प्लेसमेंट लेवल क्या रहने वाला है, या वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, या वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन आज आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर SP कोरी जी हैं, जो कि प्रभारी प्राचार्य हैं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रायसन से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू मैडम, और धन्यवाद। जैसे कि पॉलिटेक्निक की बात चलती है तो पॉलिटेक्निक से एक बच्चा जो होता है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि यार हमें 10th के बाद जाना है या 12th के बाद जाना है। दोनों ही चीज़ें होती हैं। लेकिन जनरली बच्चे पॉलिटेक्निक तब प्रेफर करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि यार हम 10th से ही पहले पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लें और उसके बाद फिर जाके हम इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक चार्म होता है जी जी और एक अच्छी लेवल की डिग्री भी है वो। तो ये सब चीज़ें पे अगर हम विस्तार से जानें जी जी तो आप इसमें क्या बताएंगे? मैडम, मेरा इसमें ये कहना है कि जब भी बच्चा 10th पास करता है, हाई स्कूलिंग जी। हाई स्कूलिंग के पश्चात उसके बाद ऑप्शन होता है कि उसको इंजीनियरिंग में जाना है या एक अच्छा इंजीनियर बनना है। उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो 12th करके हम्म। JEE के बाद सीधे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले इंजीनियरिंग कॉलेज में, हम्म। या फिर एक रास्ता डिप्लोमा के माध्यम से भी जाता है। जो भी डिप्लोमा कॉलेज हैं, जैसे शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जितने भी होते हैं मध्य प्रदेश के, या अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जहाँ पर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा का एजुकेशन होता है। जी। तो उसमें 10th के बाद एडमिशन होता है। पहले ये एडमिशन बिफोर कोविड PPT एग्ज़ाम होता था, एंट्रेंस उसके बेसिस पे होता था। हम्म। आफ्टर कोविड PPT या प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट से एग्जामिनेशन देते हुए 10th की मेरिट के आधार पर एडमिशन प्रारंभ किया गया है। हम्म। तो वर्तमान में भी 10th की मेरिट के आधार पर वो डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी पॉलिटेक्निक में उनका उस काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत चयन होता है। हम्म। JEE का तो सर क्रेज है, वो तो जी समझ आता है कि यार बच्चे 8 से 9 से ही तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं पॉलिटेक्निक के थ्रू जाऊं, जी जी तो वो ऐसा क्यों सोचे? जी उसका दो बेनिफिट हैं। हम्म। पहला तो ये है कि डिप्लोमा 3 ईयर का कोर्स है। हम्म। 10th के बाद सीधा उनका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पर उनकी ब्रांच अच्छी चयन हो जाती है, क्योंकि 10th के परसेंटेज के आधार पर होता है। जी। अच्छी ब्रांच, जैसे जो भी ट्रेंडिंग ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी उनका फील्ड रहता हो, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये ब्रांच सेलेक्ट हो गई। इस ब्रांच में डिप्लोमा करने के पश्चात, डिप्लोमा में यदि वो अच्छे से करते हैं डिप्लोमा, उनकी अटेंडेंस अच्छी रहती है, अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जाते हैं, तो उनके बट ऑब्वियस अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे डिप्लोमा मार्क्स से वो उत्तीर्ण भी होते हैं। और डिप्लोमा करने के पश्चात हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा पास आउट्स के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। तो इनका लेटरल एंट्री में, डिप्लोमा पास करने के पश्चात इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री प्रक्रिया के माध्यम से इनका सीधे सेकेंडरी में एडमिशन हो जाता है, उसी ब्रांच में जिस ब्रांच से डिप्लोमा किए होते हैं, या उस ब्रांच से अलाइड ब्रांचेज में। इस तरह से उनको बगैर JEE
के रास्ते से सीधे डिप्लोमा के माध्यम से भी उनको इंजीनियरिंग कर सकते हैं और उनको आसान भी हो सकता है। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन भी है, क्योंकि JEE का इस समय जो एक फैशन सेंस कह सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा को पता होता है कि हमारा लेवल कितना है। जी जी और ज़बरदस्ती वहाँ पे कोचिंग्स में जाना, समय ख़राब करना, उससे बेटर है कि पॉलिटेक्निक के थ्रू जाया जाए। जी जी तो पॉलिटेक्निक में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चे को मिल जाती हैं? मैडम, जैसे आपने कोचिंग का जिक्र किया, तो हम्म। जैसे बच्चा 10th के बाद 11 से कोचिंग स्टार्ट कर देता है, हम्म। और कोचिंग में या जब भी वो तैयारी करता है तो कोई गारंटी है नहीं कि JEE में बहुत अच्छे नंबर बिल्कुल मिलेंगे, तो उनको बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज में बहुत अच्छी ब्रांच मिल ही मिल जाएगी। जाएगी, हाँ सही लेकिन बात वो है। ब्रांच पहले से यदि सिक्योर्ड है आपके डिप्लोमा में हाँ। 10th के बाद, हम्म। तो वो ब्रांच एलाइड ब्रांच मिलने की गारंटी तो उनके पास है ही, हम्म। यदि डिप्लोमा अच्छे से कर लेते हैं। और डिप्लोमा करना आसान इसलिए है क्योंकि 10th तक वो करके आते हैं, और डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट होते हैं हम्म। वो इंजीनियरिंग के बेसिक होते हैं और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, वो पहले से पढ़े हुए होते हैं, हम्म। तो इसलिए उनको इंजीनियरिंग में थोड़ा सा आसानी भी होती है बाद में जाके। हम्म। मतलब ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि बच्चा 10th के बाद जो वो 11th 12th और फर्स्ट ईयर जो उसका रहता है, जी जी ये 3 साल जब वो यहाँ देता है, इसकी अपेक्षा वो वहाँ पॉलिटेक्निक में करके और डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन बिल्कुल ले जा सकता सकता है। है। और इसमें बेनिफिट जैसा आप बता रहे हैं वो ये है कि आपकी जो ब्रांच है वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। होती और दूसरा बेनिफिट ये है मैडम कि उनका जो इंजीनियरिंग में 4 साल लगते हैं, हम्म। और यदि डिप्लोमा करके जाते हैं, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि उनका ईयर लॉस हो रहा है, उनको वहाँ से हाँ। सीधे सेकेंडरी में एडमिशन मिल जाता है, हम्म। तो ईयर लॉस भी ज़्यादा नहीं है और उसमें। वैसे भी फर्स्ट ईयर तो बेसिक ही होता है बेसिक ही होता इंजीनियरिंग है। का भी, जी तो जी ये पॉलिटेक्निक में वो सीख ही जाते जी होंगे। जी अच्छा, फैसिलिटीज़ की अगर सर हम बात करें जी तो जी क्या क्या फैसिलिटीज़ पॉलिटेक्निक जो है वो दे पाते हैं? मैडम, मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बहुत सारे पुराने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो बहुत पुराने हैं, हम्म। उनके यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसी तरह से हमारा रायसेन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो है, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रायसेन, यह भी 2010 से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर जैसे फैसिलिटी की बात की जाए, तो फैसिलिटी 2-3 प्रकार की होती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फैसिलिटीज़ होती है, जी। तो जो भवन की व्यवस्था है, हम्म। लैब की व्यवस्थाएँ क्या हैं, उनकी व्यवस्थाएँ होती है, तो पुस्तकालय है कि नहीं, ये सारी व्यवस्थाएँ हैं। हम्म। और जहाँ तक लैब्स की हैं, तो लैब भी जो इनकी बेसिक नीड के अनुसार, चूँकि अभी ये अपकमिंग कॉलेज है, तो ये हम्म। व्यवस्थाएँ इसमें ऑलरेडी हैं, और आगे की एडवांस लैब की स्थापना धीरे-धीरे की जा रही है, बिल्डिंग के डेवलपमेंट के साथ-साथ। हम्म। तो लैब का आपने जो जिक्र जी, किया जी। है, लैब में मतलब किस प्रकार की लैब्स होती कंप्यूटर हैं? लैब है, जैसे किसी हम्म। कोई पर्टिकुलर ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इनकी जो बेसिक लैब्स होती हैं, इनके सब्जेक्ट्स के संबंधित, ये सारी लैब की व्यवस्था होती है। हम्म। और साथ-साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है, हम्म। टीचर्स या फैकल्टी, ये AICTE की जो क्वालिफ़िकेशन होती है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, न्यू दिल्ली, इसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफ़िकेशन है, वो क्वालिफ़ाइड टीचर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और टीचर्स क्वालिफ़ाइड हैं, यही किसी भी कॉलेज की आप रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। हम्म। जो टीचर्स यदि बेटर हैं, उनको क्वालिफ़ाइड है, वेल क्वालिफ़ाइड है, तो वो वेल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चों को मुहैया भी कराते हैं। हम्म। जी, जी। रायसन पॉलिटेक्निक जो है सर वो 2010 से संचालित है। जी, जी। अभी तक की अचीवमेंट्स की बात करें तो ऐसा वो क्या स्पेशल अचीवमेंट है जो बाकी कॉलेजेस से थोड़ी डिफरेंट है? अभी रिसेंट में यदि मैं देख पा रहा हूँ मैडम, मैं जैसे करीब 1.5 साल हो गया मेरे को यहाँ पर आए हुए, तो जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसके द्वारा जो बच्चियों के लिए या विकलांग छात्रों के लिए विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियों का प्रोविज़न किया गया है। उस तरह की छात्रवृत्तियों को अटेंड करने में कई बार बड़े-बड़े कॉलेज पीछे हो जाते हैं, हम्म। और हमारे रायसेन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ये छात्रवृत्तियों के लिए टीचर्स के द्वारा मेहनत की गई है, और स्टूडेंट्स को वो मुहैया कराई गई है। हम्म। 2 प्रकार की छात्रवृत्तियाँ अभी हम लोग प्रदान करने में सफल हो पाए हैं। दोनों प्रकार में हमारे यहाँ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक है सक्षम छात्रवृत्ति और दूसरी प्रगति छात्रवृत्ति। हम्म। जो प्रगति छात्रवृत्ति है, उसमें 50,000 रुपये पर एनम बच्चियों को मिलता है। वो उनके मेरिट के आधार पे मिलता है, 10th की मेरिट के आधार पे एक बार चयन होता है। हम्म। इसी प्रकार से जो सक्षम छात्रवृत्ति है, वो विकलांग छात्रों के लिए मिलती है। वो भी 50,000 रुपये पर एनम होती है। वो भी 10th की मेरिट प्लस इनकी विकलांगता के आधार पर ही चयन होता है इसमें, उसमें कुछ दूसरा पैरामीटर होता नहीं है। प्रगति छात्रवृत्ति में ऐसा है कि मध्य प्रदेश में 192 छात्रवृत्तियों देने का भी प्रावधान किया गया है स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो, और उसमें भी रायसेन जो है उसको अचीव करने में सफल रहा है, और बच्चियाँ इसको प्राप्त करके अच्छे नंबर से पास आउट होकर यहाँ पर जा भी जा चुकी हैं। मेरिट का सर आपने जिक्र किया, जी तो जी मेरिट लेवल किस हिसाब से, ये परसेंटेज बेसिस पे होता है कि जी जी आप अबव मतलब अबव इस परसेंट के ऊपर है तो आप यहाँ पे मेरिट के लिए क्वालिफाइड हैं? लगभग फर्स्ट क्लास के आसपास जाता है वो, लेकिन फिर भी जब मेरिट सूची बनती है तो उसमें 192 सीट यदि अलॉटेड हैं, हम्म। तो उसमें मेरिट टॉप से बनेगी, जहाँ तक कि 192 सीटें खत्म नहीं हो जाएंगी। अच्छा। जी जी
तो सीट्स के बेसिस बिल्कुल, पे भी हो चूँकि जाता है? कॉम्पिटिशन रहेगा इसमें, तो हुँ, अच्छे बच्चों को ही मिलने के चांस ज़्यादा रहते ये हैं। तो जी, जी। ऑब्वियसली है। तो हमारे बच्चे इसमें सेलेक्ट भी हुए, उसका टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम में आपको अप्लाई करा पाएँ, उसको फॉलो कर पाएँ, तो बच्चे उसको कर पाते हैं। नहीं तो कई बार थोड़ा-सा इग्नोरेंस में चीज़ चूक भी सकती है। हुँ, छात्रवृत्ति का आपने ज़िक्र किया जी। कि कई सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिल रही हैं। तो कैटेगरी वाइज़ भी है यस, क्या यस, यस। कुछ? जी, जी। कैटेगरी वाइज़ यदि हम छात्रवृत्ति की बात करें तो मैडम हमारे यहाँ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी व्यवस्था है। जो भी बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी के हैं और उसको निर्धारित जो मापदंडों को पूरा करते हैं, जो भी उसके लिमिटेशंस हैं, यदि ओबीसी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आय का क्राइटेरिया है, हुँ, एससी, एसटी वाले बच्चों के लिए भी आय का क्राइटेरिया है। तो इन सभी क्राइटेरिया को जब फुलफिल करते हैं, तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। हुँ, ये देखा ये जा रहा है कि हमारे बच्चे जो आस-पास के आते हैं, गरीब घरानों के आते हैं, तो उनको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के माध्यम से जो भी फीस लग रही होती है कॉलेज की, ट्यूशन फीस, हुँ। उस फीस के साथ-साथ छात्रवृत्ति की राशि भी सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। इस तरह की सुविधाएँ हैं, तो ये जो छात्रवृत्ति जाती है ये ईयरली में रहती है? ईयरली में रहती है। एडमिशन से पहले मतलब वो इसका यूज़ कर सकते हैं? नहीं, एडमिशन लेने के बाद मतलब उनका जैसे एडमिशन के बाद जो उनका जैसे सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया, उसके जी बाद वो हाँ, थर्ड ईयर में जा रहे जी, हैं, जी। तब तक उनको एक स्कॉलरशिप बिल्कुल, मिल बिल्कुल, जाएगी? मिल जाती है। क्योंकि कई बच्चों का ऐसा रहता है कि यार एडमिशन तो ले लिया, पता नहीं स्कॉलरशिप कब मिलेगी। तो ये तो आपने बताया कि हाँ, ये कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अलग-अलग जो तो इस फैसिलिटीज़ जी, जी, मैडम ये छात्रवृत्ति के बारे में थोड़ा-सा और मैं क्लियर कर दूँ कि जी। छात्रवृत्ति में केवल स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। हुँ, जो कॉलेज के लिए जो फीस देते हैं, अच्छा। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, हुँ, जो भी अन्य अनिवार्य शुल्क है इंक्लूडिंग एग्ज़ाम फीस भी, हुँ। वो सारी फीस भी उनको छात्रवृत्ति के साथ वापस दी जाती है। अच्छा, यस। तो ये एक तरह से आप डायरेक्ट कह अकाउंट सकते में? हैं कि यदि टोटल में देखा जाए हाँ। तो पूरी शिक्षा मुफ़्त है, हाँ, मतलब उनको फ्री में पड़ता है। यदि ओबीसी वाले बच्चे से आप ड्यूरिंग एडमिशन फ़ीस कुछ चार्ज करते हैं, तो वो फ़ीस भी उनको छात्रवृत्ति के साथ वापस हो जाएगी। प्लेसमेंट जैसे आपने बताया आपने ज़िक्र किया इस बात का कि आपको 1.5 साल हो गए हैं रायसेन में। जी, जी। इस ड्यूरेशन में कितना प्लेसमेंट लेवल रहा है? मैडम प्लेसमेंट के लिए जो बच्चे हमारे सभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं हुँ, या लास्ट टाइम जो पास आउट हुए हैं, यदि उनमें कंपैरिज़न किया जाए, तो जो बच्चे भी ऑल क्लियर हो पाते हैं, हुँ, उनको प्लेसमेंट हो ही जाता है। बस वो अपीयर हो प्लेसमेंट में, हुँ, उनको प्लेसमेंट मिलता है। तो लास्ट ईयर की बात करें तो करीब 18 से 20 बच्चों का चयन हुआ है टोटल मिलाकर। हुँ। जो बच्चे ऑल क्लियर थे और मेरिटोरियस भी थे, उनको प्लेसमेंट हुआ है कॉलेज में डिफरेंट कंपनीज़ में। और इस साल भी 19 बच्चों का चयन हुआ है हुँ। अभी तक वर्तमान में। आगे भी पुल कैंपस अन्य कॉलेज वगैरह हो रहा है जहाँ पर हम बच्चों को भेज रहे हैं लगातार। ये संख्या बढ़ भी सकती है। अ, जी, जी। प्लेसमेंट का आप ज़िक्र कर रहे हैं सर, कुछ अगर आप ज़िक्र करना चाहें कि कौन-कौन सी वो कंपनीज़ हैं जहाँ बच्चे प्लेस्ड होते हैं? जैसे मैडम एक्साइड बैटरी में रिसेंट में बच्चा सेलेक्ट हुआ है अभी। सिग्मा इंडस्ट्रीज़ गुजरात की है, जॉन डियर है देवास की, हुँ, जो कि ट्रैक्टर बनाती है। टाटा मोटर्स अहमदाबाद की है, हुँ, इसमें 2 बच्चों का हुआ है। इसके पहले पहले दूध ट्रांसमिशन मान एंड ह्यूमन इन इसमें भी सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के। हुँ। जी, जी। अ, अब जब हम प्लेसमेंट और कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं तो सवाल उठता है कि एडमिशन कैसे लेना जी, है? जी, जी। उसकी प्रोसेस क्या है? जी, मैडम। जब भी स्टूडेंट जो है जब 10th पास आउट हो जाते हैं, तो उसके लिए मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग, एमपी टेक्निकल एजुकेशन हुँ, काउंसलिंग प्रक्रिया करता है प्रवेश के लिए। जो पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग जो रहती है ऑनलाइन ऑफ कैंपस होती है। हुँ, तो डीटीएमपी वेबसाइट के माध्यम से जाके बच्चे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उसके चरण बाई चरण, फेज़ बाई फेज़ काउंसलिंग होती है। उसमें पार्टिसिपेट करके वो अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके लिए प्रक्रिया ये है कि वेबसाइट में जाके डीटीएमपी की काउंसलिंग वेबसाइट या dtmp.gov.in के हुँ, माध्यम से भी जाके तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले चरण होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करना। हुँ, रजिस्ट्रेशन की स्पेसिफिक डेट होती है। अभी वर्तमान में 2 चरण निकल चुके हैं और तीसरा चरण अपन 20 तारीख के बाद पुनः प्रारंभ हो रहा है। 20 अगस्त के बाद। 20 अगस्त के बाद, जिसको हम सीएलसी कहते हैं। हुँ, पहले फर्स्ट राउंड जो है वो ऑनलाइन थे, अभी जो सीएलसी रहेगा ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग के नाम से रहेगा। जी। बच्चे इसमें भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकेंगे। 20 अगस्त के पश्चात 9 सितंबर के आसपास तक चलेगा ये। हुँ, और इससे जो एडमिशन है वो 15 सितंबर के आसपास तक चलेगा। और पूरा जो कैलेंडर होता है ये एमपी टेक्निकल एजुकेशन यहाँ से डिक्लेयर होता है हुँ, और उसमें पूरे नियमावली, रूल्स, रेगुलेशन पूरे लिखे हुए रहते हैं। बच्चों को कौन से सर्टिफिकेट लगाने चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या है, ये पूरे यहाँ तक की जानकारी भी दी जाती है। हुँ। अ,
आप अगर जो फैसिलिटीज़ आप बता रहे थे सर जी, कि काफ़ी सारी उनको लैब्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती जी, हैं, कंप्यूटर का बड़ा क्रेज़ होता है, जी, तो जी, जी, तो क्या उसमें हम ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर टाइप की फैसिलिटीज़ भी आपके कॉलेज में मिल जाती हैं? जी, जी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में तो रहता ही कंप्यूटर, हुँ, जो कि हर एक ब्रांच में भी कंप्यूटर बेसिक कोर्स उनको सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हर कॉलेज में रहती है। हमारे रायसेन में भी है, हुँ, करीब 60 कंप्यूटर हमारे पास अभी वर्तमान में जी। वर्किंग में है, और 30 कंप्यूटर हमने जो सीएसआर प्रोजेक्ट होता है उसके तहत भी यहाँ पर सहायता के रूप में भी लिए हुए हैं। हुँ। जी, जी। लाइब्रेरी फैसिलिटी कैसी रहती है सर? बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं? हाँ, लाइब्रेरी फैसिलिटी मैडम, जो जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ अभी करीब 8000 पुस्तकों की लाइब्रेरी है। अच्छा। बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और वर्तमान में ट्रेंड ये है कि इश्यू कराते हैं हुँ, और बाद में जमा कर देते हैं। हुँ। जी, आपने ये जो प्लेसमेंट के लिए चीज़ें बताई हैं और आपने बताया कि 1.5 साल में जो बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ये पहले सालों की कंपैरेटिव में ज़्यादा है, ग्रोथ बढ़ी है या अभी स्टिल सेम चल रही है? बढ़ी है या कम होना तो नहीं बोल सकते। जो नंबर ऑफ एडमिशन्स है उसके रिस्पेक्ट में बढ़ी है। हुँ, पहले क्या था कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक ही शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हुआ करता था। अभी निश्चित बात है कि एडमिशन थोड़ा से लैग डाउन हुए हैं, हुँ, हुँ, तो एडमिशन के रेशियो के हिसाब से प्लेसमेंट को हम ठीक कह सकते हैं, हुँ, कि कुछ बच्चे, सारे बच्चे प्लेसमेंट में नहीं जाते। कुछ बच्चे जो उनको आगे की स्टडी करना है, हायर स्टडी करना है, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया था, हुँ। इंजीनियरिंग में जाना है, तो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। तो कम से कम 10 से 12 बच्चे हर साल इंजीनियरिंग में भी सेलेक्ट हो रहे जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद 3 साल बच्चे ने कर लिया, अब उसको इंजीनियरिंग में जाना जी, है, जी। तो कौन से अच्छे-अच्छे कॉलेजेस रहते हैं जहाँ से आपके बच्चे जा सकते हैं? जो हमारे बच्चे अभी वर्तमान में गए हैं, मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, गोविंद राम सक्सेरिया, जीएसआईटीएस इंदौर, जी। यहाँ भी सेलेक्ट हुए हैं। हुँ, आरजीपी भी हुँ। यहाँ भी सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, ये तो सारे रेप्यूटेड बिल्कुल, कॉलेज जी, हैं, जी। बिल्कुल। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो एनआरआई, मिलेनियम, हुँ, अ, इस तरह के कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ है, और अन्य प्राइवेट कॉलेज में, कॉर्पोरेट में भी सिलेक्शन हुआ है उनका। तो प्राइवेट की बात करें तो संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी, पर जो रेप्यूटेड कॉलेज है इसमें भी जीएसआईटीएस का उल्लेख करना उचित रहेगा। जीएसआईटीएस है, आरजीपी भी है, यहाँ हुँ। बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी सिलेक्ट होके वहाँ पर गए हैं, और इस साल भी गए हुए हैं। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है जी, कि जी। एसजीएस, आईटीएस का वैसे ही बहुत नाम चलता है। जी, अगर जी। उसमें पॉलिटेक्निक से बच्चे जा रहे हैं, जी, जी, तो हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स का भी एक अच्छा योगदान रहा योगदान है। होगा। तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो रहते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है? मैडम, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एआईसीटी तकनीकी है, जो अ, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा निर्धारित क्वालिफ़िकेशन रहती है। हुँ, जनरली लेक्चरर्स के लिए जो भी यहाँ पे व्याख्याता की जो फर्स्ट पोस्ट होती है, हुँ। उसके लिए बीटेक फर्स्ट क्लास माँगा जाता है, और फिर आगे उनके करियर के हिसाब से एमटेक भी हों, फिर पीएचडी भी हो, तो उनको ग्रोथ होती जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। इस तरह से रहता है। तो सारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स वेल हैं। क्वालिफ़ाइड टीचर्स रहते हैं, इवन गेस्ट फैकल्टी भी वेल क्वालिफ़ाइड ही हुँ, ये भी सिलेक्टेड ही रहेंगे। होते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। टीचर्स का भी कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है क्या? जी मैडम, जो पहले सिलेक्शन प्रोसेस होती थी गवर्नमेंट के माध्यम से, वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिलेक्शन होता था। जैसे वर्तमान में हम लोग भी हैं, तो एमपीपीएससी सेलेक्टेड हुए थे। तो बीच में स्टेट एजेंसी यदि चेंज करना चाहिए तो उससे भी सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, पर वो स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है हुँ, लेक्चरर्स का, और उनका रिक्रूटमेंट वहाँ से होने के बाद कॉलेज में पोस्टिंग दी जाती है। मतलब अगर अच्छे लेवल से रिक्रूट होके आ रहे हैं, तो हम ये मान ही सकते हैं कि टीचर्स तो बिल्कुल, सब वेल क्वालिफाइड हैं ही। वेल तो क्वालिफ़ाइड है। बच्चों का प्लेसमेंट होना तो बिल्कुल लाज़मी हो जी, जाता जी। है। और इसके अलावा सर अगर कुछ फैसिलिटीज़ का आप ज़िक्र करना चाहें, जो कि पॉलिटेक्निक में हों अभी इस समय? मैडम, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रायसेन चूँकि 2010 में खुला था, तो उसके पश्चात जो बिल्डिंग अवेलेबल थी, हुँ, उसमें जो क्लासेस हैं, लैब्स हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएँ अवेलेबल हैं। लेकिन तकनीकी एआईसीटी के मापदंडों के अनुरूप पूर्ण ना होने के कारण उसमें बिल्डिंग का एक्सटेंशन भी हो रहा है। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार चल रहा है। जो जो लैब्स की कमी थी, उसके भवन बन गए हैं, और आगे एक आध साल में बनकर तैयार हो जाएँगे, तो उनको पूरी व्यवस्थाएँ आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में हम, या 1 साल में पूरी हो पाएँगी मैडम। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ भी लैब की व्यवस्था, सेमिनार हॉल, सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँगी उनकी।